जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो रूरल सोशियोलॉजी की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मीनिंग डेफिनीशन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 में हमने मीनिंग डेफिनीशन और स्कोप को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के पार्ट में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस को। किसके इम्पोर्टेंस को? तो एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के इम्पोर्टेंस को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि एक्सटेंशन एजुकेशन कहते किसको है। हालांकि पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसको भूल गए हों, तो थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन यानी शिक्षा का विस्तार करना उन लोगों तक जो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं या वो शिक्षा नहीं ले सकते, तो उन तक शिक्षा को यानी एजुकेशन को पहुंचाना ही एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। अब इसके इम्पोर्टेंस को देखो, लेकिन उससे पहले आप दो चीज़ों को समझो। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो आपको एक्सटेंशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखो, पहला है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें कौन सी एजुकेशन का विस्तार होता है या लोगों तक पहुंचाई जाती है, किस फील्ड की एजुकेशन या कौन सी नॉलेज। तो देखो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई भी एजुकेशन हो सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, समाज से संबंधित हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है। तो कोई भी एजुकेशन हो सकती है जो कि उन लोगों तक पहुंचाना जो कि एजुकेशन के क्षेत्र से बाहर हैं, वो एजुकेशन नहीं ले सकते। दूसरा समझो कि जो एक्सटेंशन है वो करता कौन है, यानी जो एजुकेशन है उसका विस्तार कौन करता है। क्योंकि आपने भी विलेज में देखा होगा कि कोई ऐसा कोई संस्था या कोई लोग तो आते नहीं है एक्सटेंशन के लिए, तो फिर एक्सटेंशन एजुकेशन करेगा कौन। तो देखो, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है। जैसे आप अपने आप को ही ले लो, यानी आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, तो आपके पास एग्रीकल्चर की नॉलेज है, साथ में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है ना। तो इस एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो आपको पढ़ाया जाएगा कि आपके पास जो नॉलेज है उसका विस्तार करो, क्योंकि इसमें यही तो हम पढ़ते हैं कि जो नॉलेज है या जो एजुकेशन है उसका विस्तार करना उन लोगों तक जो कि इस शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं। आपके भी गांव में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन नहीं लेते, विशेषकर एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम बात करें। तो जो एग्रीकल्चर के फील्ड में किसान हैं उनको आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं वो उनका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। यानी देखो, अगर आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं केवल इसको पढ़ना है, बल्कि इसको आपको लागू भी करना है। इसी तरीके से जो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समाज में से सामाजिक बुराइयां दूर कर सकते हैं, और जो अपने आसपास के एरिया है वहाँ पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। तो देखो, आप समझ पा रहे हैं ना कि एक्सटेंशन एजुकेशन कोई भी कर सकता है, और एक्सटेंशन एजुकेशन लाने का जो विशेष मकसद है वो यही है कि जो स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी फील्ड में, उनको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताया जाए। जब उनको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में समझाया जाएगा तो वो शिक्षा का विस्तार करेंगे उन लोगों तक जो कि शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं और जो शिक्षा नहीं ले सकते। इसलिए आपको भी एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एग्रीकल्चर से संबंधित नॉलेज का विस्तार करें। हम आशा करते हैं आप दोनों ही पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे। अब इसके इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। तो देखो, जो इसका पहला इम्पोर्टेंस है वो है समाज में जागरूकता बढ़ाना, यानी रेजिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी। तो देखो, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। जागरूकता कैसे बढ़ाता है? तो एक्सटेंशन एजुकेशन में होता क्या है? तो शिक्षा का विस्तार होता है, यानी लोगों को शिक्षा बताई जाती है, नॉलेज की बातें उनको बताई जाती हैं, जिससे कि उनको समझाया जाता है कि वो सामाजिक बुराई जैसे कि आपका जातिवाद हो गया, बाल विवाह हो गया, शिक्षा हो गया, इन सभी बुराइयों से वो दूर हटें, यानी उनको नई नई चीजें या नई नई जानकारी दी जाती है। तो इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, समाज में जागरूकता बढ़ेगी। तो विस्तार शिक्षा लोगों को नई नई जानकारी और तकनीकों से अवगत कराती है। ये उन्हें अपनी पुरानी प्रथाओं में सुधार करने और आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक्सटेंशन एजुकेशन इंट्रोड्यूस पीपल टू न्यू इंफॉर्मेशन and techniques. It encourages them to improve their traditional practices and adopt modern methods. इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंस है
वो है कृषि और ग्रामीण विकास। तो देखो जो एक्सटेंशन है उसमें शिक्षा का विस्तार होता है। हम आपको बता चुके हैं, अगर बात करें किस किस तरह की शिक्षा का विस्तार होता है तो एग्रीकल्चर भी उन्हीं में से एक है, यानी जो एग्रीकल्चर संबंधित नॉलेज है उसका भी विस्तार होता है। तो जब एग्रीकल्चर से संबंधित जो नॉलेज है जब वो किसानों तक पहुंचाई जाएगी, उनको बताया जाएगा कि वो किस तरह से आधुनिक तरीकों से खेती कर सकते हैं, साथ ही हाई यील्डिंग जो वैरायटीज होती हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। और जब खेती संबंधित उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएँ। तो जब प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट होगा तो इससे क्या होगा, कृषि का विकास होगा। और जब कृषि का विकास होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम होगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास क्यों, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं वही तो कृषि करते हैं, और जब कृषि का विकास हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र का तो विकास होगा ही। तो देखो एक्सटेंशन से किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, फसल उत्पादन और संसाधन प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। ये ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने में मदद करता है। जीवन स्तर सुधारने में कैसे मदद करता है, तो देखो जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी ना तो किसान की आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी ना तो जो जीवन स्तर है यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी सुधार आएगा। फार्मर्स गेन नॉलेज अबाउट एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इट हेल्प इनहेंस प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका पर्यावरण के संरक्षण में भी काफ़ी महत्व है। कैसे महत्व है, तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी है वो लोगों को दी जाती है, यानी वो पर्यावरण का संरक्षण करें। और पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा, तो जैसे आपकी जल हो गई, मिट्टी हो गई, वायु हो गई, इन सभी के महत्व को समझाना। साथ ही अगर उसमें अगर आप छेड़छानी करोगे, जैसे कि अगर आप मृदा प्रदूषित करोगे तो इससे उत्पादन कम होगा, अगर आप वायु प्रदूषित करोगे तो आपको जीने में या सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी देकर हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सटेंशन की सहायता से पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन का ये भी महत्व है। तो लोगों को जल, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करती है। इट इज रेजेस अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, सोइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है समस्या समाधान का माध्यम यानी मीडियम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ना इससे लोगों की समस्याओं का भी समाधान होता है। कैसे होता है, तो जैसे मान लो किसी एरिया में जल संकट है, तो ये जो जल संकट है इसके समाधान के लिए पता नहीं एक्सटेंशन एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसमें वो व्यक्ति जिसको जल संकट के बारे में जानकारी है या वाटर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी है वो उन लोगों को बता सकता है कि उस एरिया में जल संकट क्यों हो रहा है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो हेल्प करती है, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन में होता क्या है, तो शिक्षा का विस्तार होता है। तो अगर कोई भी संकट जैसे फसल हानि है तो जो फसल से संबंधित जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो फसल से संबंधित जो नॉलेज है, एजुकेशन है, उसका विस्तार कर सकता है या उन लोगों को उसके बारे में बता सकता है कि वहाँ पे फसल हानि क्यों हो रही है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान हो गए, यानी जो डॉक्टर लोग हैं वो गाँव में जाकर बता सकते हैं, या जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित ज़्यादा समस्याएं हैं वहाँ पर वो बता सकते हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं क्यों हो रही हैं। तो ये लोगों की स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए सही जानकारी और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करती है। उदाहरण जल संकट, फसल हानि या स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लोकल प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व देम। एग्जाम्पल सॉल्यूशन फॉर वाटर स्कार्सिटी, क्रॉप लॉसेज और हेल्थ इश्यूज। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें हेल्थ रिलेटेड भी जो नॉलेज है उसका विस्तार होता है यानी एक्सटेंशन होता है। तो जो लोग हैं उनको ये समझाया जाता है कि वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही जो स्वच्छता है यानी वो अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी रहेगी
तो इससे बीमारियां फैलेंगी, इसलिए वो अपने आसपास सफाई रखें जिससे कि वो स्वस्थ रहें। और भी बहुत सारी चीज़ों का उनको ज्ञान दिया जाता है और उनको इसके महत्व के बारे में समझाया जाता है। तो विस्तार शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझाती है। ये पोषण, बीमारी की रोकथाम और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाती है, यानी लोगों को समझाती है कि वो कैसे पोषण यानी जो न्यूट्रिशन है उसको वो अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, बीमारियों की कैसे वो रोकथाम कर सकते हैं और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाती है, यानी जो लोग हैं वो अपने आसपास साफ सफाई रखें। एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, डिसीज प्रिवेंशन एंड हाइजीन। इसके बाद जो नेक्स्ट है तकनीकी और डिजिटल विकास यानी टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल डेवलपमेंट। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसमें जिस तरह से एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है उसका विस्तार हो रहा था, जैसा अभी हमने आपको पीछे बताया था, उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है और जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका भी इसमें विस्तार होता है, यानी जो इससे संबंधित नॉलेज है उसकी जानकारी लोगों को दी जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा करेंगे, साथ ही डिजिटल चीज़ों का उपयोग भी ज़्यादा करेंगे। इससे वो ज़्यादा सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या कोई अदर फील्ड में हो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो चीज़ों को काफ़ी आसान कर देती है। तो आधुनिक तकनीकों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी देना, जैसे जो किसान होते हैं उनको ड्रोन के बारे में बताना कि वो ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, साथ ही जो GPS होता है या GIS होती है इन सभी का उपयोग वो एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। फिर है ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। इंग्लिश में देखो, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल टूल्स। इसके बाद है इनकरेज द यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इन रूरल एरियाज। इसके बाद जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंस है वो है व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनालिटी, इसको पर्सनालिटी कर लेना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ना वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करती है, तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें होता क्या है, तो उसमें एजुकेशन का विस्तार होता है। तो जब एजुकेशन का विस्तार होगा तो जो एजुकेशन है वो करेगी तो क्या, तो हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि एजुकेशन चेंज इन कासा, यानी जो लोगों के कासा है उसको बदलती है। अब ये कासा क्या है, तो देखो जो कासा है उसमें के का मतलब है नॉलेज, ए का मतलब है एटीट्यूड, एस का मतलब है स्किल और ए का मतलब है एक्शन। तो इसी कासा में वो चेंज कर देती है एजुकेशन, और जब कासा में चेंज होगा तो इससे उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंज आएगा, और जब उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो जो फैसले हैं जीवन के ना वो बहुत बेहतर ढंग से ले पाएंगे। तो व्यक्तियों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल में सुधार करती है आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन, उन्हें अपने जीवन के फैसलों को बेहतर ढंग से लेने में मदद करती है। इसको इंग्लिश में भी देखो, इट इम्प्रूव्स इंडिविजुअल्स नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, इट हेल्प देम मेक बेटर डिसीजंस इन देयर लाइफ्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इंपोर्टेंस। तो देखो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कृषि से संबंधित ज्ञान का विस्तार करना। और बात करें इसकी इंपोर्टेंस की, तो इसका जो पहला इंपोर्टेंस है वो है कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो देखो जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है उसमें होता क्या है, तो इसमें जो एग्रीकल्चर से संबंधित नॉलेज है ना उसका विस्तार होता है, यानी किसानों को ये जानकारी दी जाती है कि वो किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी का वो उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो सोइंग है वो किस तरह से करें जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए या किस समय करें, यानी बहुत सारी चीज़ों का उनको ज्ञान दिया जाता है। अब जब किसानों को नई नई जानकारी दी जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकों के उपयोग के बारे में जानकारी देना, फसल उत्पादन के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स ऑन द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन टेक्निक्स, इनकरेजिंग देम टू अडॉप्ट द लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंस है वो है
किसानों की आय में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन इनकम ऑफ फार्मर्स। तो देखो अभी हमने आपको पीछे बताया था जो कि इसका जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है फसल उत्पादन में वृद्धि। अब एक बात बताओ, क्या जब फसल उत्पादन में वृद्धि होगी तो जो किसानों की आय में वृद्धि नहीं होगी? बिल्कुल किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो किसान होते हैं उनकी जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो तो क्रॉप ही होती है, और जब क्रॉप प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो जो किसानों की आय है उसमें भी वृद्धि होगी। साथ ही जो एक्सटेंशन है ना, उसकी सहायता से किसानों को ये समझाया जा सकता है कि वो फसल विविधीकरण करें यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो इसका मतलब होता है अलग अलग तरह की फसलों को उगाना। जैसे अगर आप भारत का एग्जाम्पल लें तो जो भारत में अधिकांश किसान है वो क्या करते हैं, या तो वो गेहूं की खेती करते हैं, या धान की, या गन्ना की खेती करते हैं, यानी वो कुछ ही फसलों को उगाते हैं। वहीं अगर हम चीन का एग्जाम्पल लेके ये समझें तो जो चीन के किसान है ना वो अलग अलग तरह की क्रॉप को उगाते हैं, यानी वो फसल विविधीकरण करते हैं, यानी वो फलों की खेती भी करते हैं, सब्जी की भी करते हैं, ऑर्नामेंटल्स प्लांट को भी उगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को भी उगाते हैं, यानी वो अलग अलग तरह की फसलों को उगाते हैं। इससे जो उनकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत के जो किसान हैं उनको एक्सटेंशन एजुकेशन की सहायता से ये समझाना होगा कि वो फसल विविधीकरण करें, यानी केवल गेहूं और धान की खेती तक वो सीमित ना रहें बल्कि अलग अलग तरह की फसलों को उगाएं। साथ में जो एग्रीकल्चरल बिजनेस हैं जैसे कि आपका एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, इनको भी उपयोग करें। तो इन सभी से क्या होगा, जो इनकी इनकम है उसमें काफ़ी सुधार होगा या उसमें वृद्धि होगी। कृषि विस्तार किसानों को फसल विविधीकरण और व्यावसायिक खेती की ओर प्रेरित करता है। ये विपणन और भंडारण की नई तकनीकों की जानकारी देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। तो देखो जो किसान हैं उनको विपणन यानी मार्केट से संबंधित नई जानकारी देना, साथ ही भंडारण संबंधित जो नई नई तकनीकें हैं, नई नई जानकारी है उनको देना, ताकि उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हो। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मोटिवेट फार्मर्स टूवर्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग। फिर है इट हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक्स कंडीशन बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू टेक्निक्स फॉर मार्केटिंग एंड स्टोरेज। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की ओर परिवर्तन। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, वो जो पारंपरिक कृषि है ना उससे आधुनिक कृषि की ओर किसानों को शिफ्ट कर सकता है। अब ये पारंपरिक और आधुनिक कृषि क्या है तो इसको समझो। देखो जो भारत के अधिकांश किसान हैं वो क्या करते हैं, तो वो परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं, यानी या तो वो गेहूं की खेती करेंगे, या धान की खेती करेंगे, या गन्ना की खेती करेंगे। और जो कर रहे हैं ना वो कैसे कर रहे हैं, तो परंपरागत तरीकों से। तो इन ये जो परंपरागत तरीके हैं ना इससे उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता। तो किसानों को ये समझाना होगा कि वो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल तरीकों से कृषि को ना करके वो आधुनिक तरीकों से या साइंटिफिक तरीकों से फार्मिंग को करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे उत्पादन में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उससे किसानों को पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की ओर शिफ्ट किया जा सकता है। पारंपरिक और कम उत्पादन तरीकों को छोड़कर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद करना। हेल्पिंग फार्मर मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड लेस प्रोडक्टिव मेथड्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस है वो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो जो प्राकृतिक संसाधन है ना उसके संरक्षण में एक्सटेंशन एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है या काफ़ी महत्व कर सकता है। कैसे कर सकता है तो इसको समझो। देखो जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि आपकी जल हो गया, हवा हो गई, मिट्टी हो गई या जैव विविधता हो गई, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, आपको सभी को अच्छे से पता है। तो ये लोगों को समझा सकती है कि जो जल है यानी जो पानी है उसका आवश्यकता अनुसार करें, साथ ही जो मिट्टी है यानी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मृदा की फर्टिलिटी डाउन होगी तो इससे आने वाला जो समय है उसमें प्रोडक्शन जो किसान है वो ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। इसके फायदे और नुकसान बताना, इसी तरीके जैव विविधता जो संरक्षण है उसके बारे में किसानों को बताना। तो जल, मिट्टी और जैव विविधता के संरक्षण के तरीकों की जानकारी देना, पर्यावरण अनुकूल खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो देखो लोगों को ये समझाना कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, यानी वो इस तरह से खेती करें कि वो उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे, साथ ही वो प्राकृतिक संसाधनों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाले। अगर वो इस तरह से खेती करेंगे तो उनके लिए वो काफ़ी फायदेमंद होगी। इंग्लिश में देखो, टू गिव इंफॉर्मेशन
about methods of conservation of water, soil and biodiversity to increase awareness about eco-friendly farming, sustainable agriculture। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है डिजिटल तकनीक, इसको तकनीकी कर लेना, डिजिटल तकनीकी का उपयोग। ये भी हिंदी में लिख गया, इसको इंग्लिश में कर लेना, यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो देखो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना उसको एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की सहायता से काफ़ी उसमें वृद्धि की जा सकती है, या जो कृषि से संबंधित लोग हैं उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की सहायता से बताया जा सकता है। अब कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो इसको समझो। जैसे कि किसानों को कृषि ऐप्स के बारे में बताना, यानी जो किसान हैं उनको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में समझाना और बताना जो कि कृषि के लिए उन्हें काफ़ी फायदेमंद हो, या उन्हें कृषि से संबंधित उससे नॉलेज हो। साथ ही इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना, यानी उन्हें ट्रेन करना वो किस तरह से इंटरनेट का उपयोग करते हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उनका वो कैसे उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बाजार कीमतों और सरकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था या उनके बारे में उनको जानकारी देना। टू ट्रेन फार्मर्स टू यूज एग्रीकल्चरल एप्स, इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन, यानी इंक्रीजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बिजनेसेस। तो देखो जो भारतीय किसान होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो गेहूं और धान की खेती ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो फार्मिंग यानी खेती के साथ साथ ना एग्रीकल्चरल बिजनेसेस को भी करें। अब एग्रीकल्चर बिजनेस कौन कौन से, तो जैसे आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन यानी फिशरीज हो गई, सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, बागबानी। बागबानी तो खैर आपकी फार्मिंग यानी खेती ही है, लेकिन इससे भी जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो भारतीय किसान हैं उनको चाहिए कि वो अलग अलग तरह के एग्रीकल्चरल बिजनेस करें जिनसे उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर बात करें कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसका इसमें क्या महत्व है, तो देखो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की सहायता से ना ये जो कृषि आधारित व्यवसाय हैं, इन जैसे कि आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये बागबानी इसमें नहीं आएगी, और लिख लेना एपीकल्चर हो गया या आपका सेरीकल्चर हो गया, इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी जो किसान हैं उनको इसके उपयोग के बारे में जानकारी दी जा सकती है, उसके फ़ायदे बताए जा सकते हैं ताकि वो इन सभी का उपयोग करें, और जब इनका उपयोग होगा तो इससे जो किसान की इनकम है उसमें काफ़ी सुधार होगा। किसानों को एक मिनट, ये इसमें नहीं आएगा, इसको हटा देना, ये इसमें गलत लिख गया है, केवल ये वाला पॉइंट इसमें आएगा, कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन। इंग्लिश में देखो, टू इनकरेज एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेसेस लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की जगह आप लिख लेना पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो देखो जो भारत सरकार है ना वो किसानों के विकास के लिए ना नई नई स्कीम लेके आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी स्कीम आती है ना अधिकांश स्कीम के बारे में किसानों को लगभग पता ही नहीं चल पाता है, या कुछ किसानों को ही पता लगता है। तो जरूरी है कि जो स्कीम चल रही है ना उनके फायदे सभी किसानों को मिले, या उसका फायदा सभी किसानों को मिले। अभी कैसे संभव है, तो ये संभव है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की सहायता से, यानी कृषि से संबंधित जो योजना है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित व्यक्ति हैं वो जाके उन्हें बताएं कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, उनकी जानकारी उनको दी जाए। तो किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और सब्सिडी के लाभ उठाने में मदद करना, कृषि संबंधित नीतियों के बारे में जागरूक करना, और ये सब किससे संभव है, तो ये संभव है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से। इंग्लिश में देखो, हेल्पिंग फार्मर्स टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट रन स्कीम्स एंड सब्सिडीज, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है, परंतु अब ना हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा। तो देखो अब आप याद करने की कोशिश करो कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है। यानी सबसे पहले आपने क्या देखा था, इंपोर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को देखा था। इसमें हमने सबसे पहले कौन सी इंपोर्टेंस पे बात की थी, तो समाज में जागरूकता बढ़ाना, यानी एक्सटेंशन की सहायता से समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। फिर देखा था कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कैसे जो एग्रीकल्चर है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका हम विकास कर सकते हैं। फिर बात की थी पर्यावरण संरक्षण पे, यानी लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देना और कैसे वो उसका संरक्षण कर सकते हैं इस बात की भी उन्हें जानकारी देना। समस्या समाधान का माध्यम, यानी जो एक्सटेंशन
एजुकेशन है ना, वो लोगों की समस्याओं का भी समाधान करती है। फिर बात की थी स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन, यानी जो लोग हैं वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना। फिर देखा था तकनीकी और डिजिटल विकास यानी टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल डेवलपमेंट, यानी जो तकनीकी है और जो डिजिटल है उसके कैसे विकास कर सकते हैं, इसको हमने समझा था। लास्ट में बात की थी व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, यानी जो व्यक्ति हैं उनका कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। इसके बाद हमने देखा था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के इम्पोर्टेंस को। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की सहायता से जो कृषि प्रोडक्शन है यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या कहें क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं, तो उस पर हमने बहुत अच्छे से बात की थी। फिर देखा था किसानों की आय में सुधार, यानी जो किसानों की इनकम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हमने बात की थी। पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की ओर परिवर्तन, यानी जो किसान है वो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते हैं तो कैसे उन्हें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सहायता से पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि की ओर परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी हमने ये जाना था कि कैसे लोगों को या किसानों को समझाना कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो कितने जरूरी हैं और उनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है ताकि वो उनका संरक्षण करें। उसके बाद डिजिटल तकनीकी का उपयोग, यानी जो किसान हैं या जो कृषि से संबंधित लोग हैं उनको डिजिटल तकनीकी के उपयोग के बारे में जानकारी देना। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, यानी जो किसान हैं उनको ये समझाना कि वो केवल गेहूं और धान की खेती ना करें बल्कि वो अलग अलग तरह के एग्रीकल्चरल बिजनेस भी करें, जैसे कि आपका फिशरीज हो गया, पोल्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। इससे क्या होगा कि जो उनकी इनकम है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। फिर हमने देखा था सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज। तो देखो जो कृषि से संबंधित लोग हैं उनको ये बताना कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और कैसे वो उनका लाभ ले सकते हैं। तो इतना सब हमने इस वीडियो में कवर किया था। अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।